So block 5, unit 1, borderline personality disorder. So DSM 5 और DSM 4TR में एक चीज जो कॉमन है अभी भी, वो यही कि पर्सनैलिटी डिसऑर्डर्स जो है पहले भी 10 थे, अभी भी 10 हैं. तो इसमें बिफोर वी गो इनटू व्हाट इज borderline personality disorder, first we will understand what is personality disorder and how we broadly categorize various personality disorders into various clusters as per DSM-4-TR. So जो personality disorder है वो जो है पहले इसको जो है character disorder बोलते थे. Now it is called personality disorder only, just for reference, so that कभी MCQ वगैरह में कहीं आए तो हुआ. दूसरा जो है पर्सनैलिटी डिसऑर्डर होते क्या है. सो ये जो है एक एंड्योरिंग पैटर्न होता है. एंड्योरिंग मतलब हमेशा रहने वाला. और ये एंड्योरिंग पैटर्न किसका होता है? इनर एक्सपीरियंस और बिहेवियर का. जो इंडिविजुअल फील कर रहा है और इंडिविजुअल बिहेव कर रहा है उसका एक पैटर्न होता है. और वो पैटर्न कैसा होता है? वो जो उसका कल्चर है उस और जो उसके जो एक्सपेक्टेशन है इंडिविजुअल से, जिस सोसाइटी जिस कल्चर में इंडिविजुअल रहता है उस कल्चर से उस की जो एक्सपेक्टेशंस हैं उससे बिल्कुल जो है डेविएट कर रहा होता है. क्या? उसका इनर एक्सपीरियंस और उसका बिहेवियर. सो हमने पहले पढ़ा था कि जो है DSM-4-TR में 5 एक्सिस होते हैं. तो एक्सिस 1 में जितने भी साइकेट्रिक डिसऑर्डर्स आते हैं वो सारे होते हैं अदर देन मेंटल रिटार्डेशन एंड पर्सनैलिटी डिसऑर्डर्स. और एक्सिस 2 में जो है आते हैं मेंटल रिटार्डेशन एंड पर्सनैलिटी डिसऑर्डर्स. सो जितने भी पर्सनैलिटी डिसऑर्डर्स हैं इनका डायग्नोसिस एक्सिस 2 में होता है. और जो पर्सनैलिटी डिसऑर्डर्स हैं दे आर वेरी रिजिडली परवेसिव. मतलब वो हर जगह पाए जाएंगे. ये नहीं कि केवल सोशल सेटिंग में है या केवल घर में है या केवल पीयर के साथ में. वो हर जगह जो है उसका वही पैटर्न मिलेगा. और हालांकि डायग्नोसिस पर्सनैलिटी डिसऑर्डर्स का आफ्टर द एज ऑफ 18 होता है. जो क्राइटेरिया है डायग्नोसिस का, द पर्सन शुड बी ऑफ द एज ऑफ एटलीस्ट 18 ईयर्स. ये तो क्राइटेरिया है. लेकिन हम ये देखते हैं कि उसके सिम्टम्स जो है उसमें एडोलेसेंस या अर्ली एडल्टहुड या इवन कई केसों में जो है चाइल्डहुड में भी आ सकते हैं. दैट इज ऑल्सो देयर. तो ये जो है हमको देखना होगा कि डायग्नोसिस विल बी आफ्टर द एज ऑफ 18, नॉट बिफोर दैट, बट द सिम्टम्स शुड बी प्रेजेंट बिफोर दैट. ठीक है. सो इवन 16-17 साल का भी कोई है तो उसको पर्सनैलिटी डिसऑर्डर डायग्नोसिस नहीं दे सकते हैं बिकॉज द पर्सन हैज इवन इफ फुल सिम्टम्स आर देयर स्टिल. तो ये माना जाता है कि 18 साल तक की एज तक जो है चेंजेस आ रहे हैं इंडिविजुअल में, और वो चेंजेस जब आ जाएंगे तो हो सकता है कि ठीक ही हो जाए जो चीज़ें दिखाई दे रही हैं. बट आफ्टर 18 we can safely say whatever individual was likely to become, he or she has become, and if still the symptoms are persisting, then the person needs to be diagnosed. और इसको जो है पर्सनैलिटी डिसऑर्डर जो है कोई इस वजह से नहीं होते हैं कि कोई सीवियर स्ट्रेस है या कोई पोस्ट ट्रॉमेटिक डिसऑर्डर है या मेजर डिप्रेशन है उससे पर्सनैलिटी डिसऑर्डर हो गया, ऐसा नहीं होता है. हाँ, उल्टा जरूर हो सकता है कि पर्सनैलिटी डिसऑर्डर वालों को ये सब हो. दैट इज डिफरेंट थिंग. लेकिन ऐसा नहीं कि किसी को मेजर डिप्रेशन है इसलिए कोई पर्सनैलिटी डिसऑर्डर हो गया. नो, इट इज नॉट पॉसिबल. मेजर डिप्रेशन में जो चेंजेस आते हैं बिहेवियर में, इनर एक्सपीरियंस में, वो तो आएंगे, बट वो पर्सनैलिटी डिसऑर्डर नहीं होगा. पर्सनैलिटी डिसऑर्डर में चाइल्डहुड से ही या इवन अर्ली एडोलेसेंट से जो सिम्टम्स दिखते हैं और फिर काफ़ी लंबे समय तक रहते हैं और उसके हर एस्पेक्ट में रहते हैं. देन वी डायग्नोस. तो अब ये डेवलप कैसे होते हैं? इनके डेवलप होने का एक रीज़न ये होता है कि जो इंडिविजुअल का जो अपना बिहेवियर का पैटर्न है या उसका डिफेंस मैकेनिज्म कह लो या उसकी लर्निंग कह लो, वो जो है डिस्टॉर्टेड हो जाती है ग्रेजुअली इनफ्लेक्सिबिलिटी की वजह से.
कोई भी चीज जो है, ठीक है, मोस्ट ऑफ द जगह चल सकती है, लेकिन कोई भी बिहेवियर, पर्टिकुलर बिहेवियर हर एनवायरनमेंट में नहीं चल सकता है। सो अगर इंडिविजुअल में इनफ्लेक्सिबिलिटी आ गई है, वॉट एवर रीजन, जो भी हो रीजन, और वो इनफ्लेक्सिबिलिटी जो है परसिस्ट करे, तो धीरे धीरे जो है पर्सनैलिटी डिसऑर्डर्स आने लग जाएंगे। फॉर एग्जाम्पल, चीज़ों को ऑर्गेनाइज तरीके से जो है रखना बहुत अच्छी बात है, इट इज़ वेरी नाइस, एवरीबडी विल अप्रिशिएट दैट। पर कभी कभी आप जल्दी में हो, या टाइम नहीं है, या बहुत लोगों के साथ एक साथ रहना पड़ रहा है, वहाँ पे ये पॉसिबल नहीं है, तो हर बार जो है इंसान दौड़ दौड़ के जो है चीज़ों को फिर अरेंज कर रहा है, कोई बिगाड़ दे रहा है फिर अरेंज कर रहा है। तो ये फ्लेक्सिबिलिटी अगर नहीं है तो ग्रेजुअली ये डिसऑर्डर में, पर्सनैलिटी डिसऑर्डर में हो जाएगा, ऑब्सेसिव कंपल्सिव पर्सनैलिटी डिसऑर्डर। ठीक है, तो इस तरह से जो परवेसिवनेस, इनफ्लेक्सिबिलिटी, जो डिस्टॉर्टेड बिहेवियर पैटर्न, पर्सनैलिटी, ये सब जो है कंबाइंड हो जाती है ओवर ए लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। तो अब इसमें क्या एक खास बात और होती है, ये जो चीज़ें हो रही हैं ये मैल एडेप्टिव है। अगर ये एडेप्टिव है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, इट इज़ वेरी गुड। ये मैल एडेप्टिव मतलब इंडिविजुअल को प्रॉब्लम है, उसके आसपास के लोगों को प्रॉब्लम है, उसकी सोशल, पर्सनल, ऑक्यूपेशनल और अदर इंपॉर्टेंट एरिया ऑफ फंक्शनिंग, उसमें इम्पेयरमेंट आ रहा है। अगर ये सब कुछ नहीं है तो वो डिसऑर्डर है ही नहीं, फिर तो बढ़िया बात है। ठीक है, जैसे हमने कहा कि ग्रैंडियोसिटी वाली जो डिल्यूजन की बात की थी वो कल्चर से रिलेटेड था। किसी कल्चर में जो है स्पीकिंग इन टंग्स जो है गिफ्ट ऑफ गॉड माना जाता है। जो अनइंटेलिजिबल बातें जो लोग बोलते हैं, जो समझ में नहीं आती है, इफ समबडी स्पीकिंग इन दैट लैंग्वेज, पीपल थिंक गॉड हैज गिफ्टेड हिम समथिंग। तो उस कल्चर में जो है वो डिल्यूजन या वो डिसऑर्डर जो है नॉर्मल है, तो किसी को प्रॉब्लम नहीं है, तो डिसऑर्डर किस बात का। लेकिन वही चीज़ जो है दूसरे कल्चर में डिसऑर्डर हो सकती है। सो लाइकवाइज जो पर्सनैलिटी में जो इनफ्लेक्सिबिलिटी है, जो रिजिडिटी है, जो परवेसिवनेस है, जो डिस्टॉर्टेड बिहेवियर है, वो इम्पेयरमेंट अगर ला रहा है तभी हम उसको डिसऑर्डर कहेंगे, इम्पेयरमेंट नहीं है तो डिसऑर्डर नहीं है वो। दिस होल्ड्स गुड फॉर एवरी काइंड ऑफ डिसऑर्डर, नॉट जस्ट पर्सनैलिटी डिसऑर्डर। सो इंडिविजुअल को इस जो भी पर्सनैलिटी डिसऑर्डर्स हम अभी बात करेंगे उसमें डेफिनेटली सब्जेक्टिव डिस्ट्रेस हो रहा होगा। सब्जेक्टिव मतलब उसको फील हो रहा होगा, ठीक है, औरों को भी फील हो रहा हो सकता है, पर उसको भी फील हो रहा होगा। द पर्सन विल नॉट बी कंफर्टेबल, यानी कि वो कंफर्टेबल होगा। यहां तक बात समझ में आ गई तो आगे बढ़ूं। सो जो मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ, DSM-5 में 10 पर्सनैलिटी डिसऑर्डर हैं, और वो सारे के सारे जो है एक्सिस 2 में है। तो और इन 10 पर्सनैलिटी डिसऑर्डर्स को 3 क्लस्टर्स में डिवाइड किया गया, क्लस्टर ए, क्लस्टर बी, क्लस्टर सी। तो एक एक करके जो है पहले हम क्लस्टर ए की जो है ओवरऑल कॉमन चीज क्या है वो देखेंगे, और फिर एक एक करके उसमें जो पर्सनैलिटी डिसऑर्डर्स है उनमें क्या है वो देखेंगे। तो क्लस्टर ए बी सी लिख के उनके आगे जो उसके हर क्लस्टर के जो की थीम है वो लिख लेने से याद हो जाएगा। जैसे क्लस्टर ए में ऑड एंड एसेंट्रिक बिहेवियर, तो बिहेवियर जो है यानी कि इसमें जो भी पर्सनैलिटी डिसऑर्डर्स आगे हम भी पढ़ेंगे उसमें इंडिविजुअल का ऑड एंड एसेंट्रिक बिहेवियर तो होगा ही, और क्या होगा वो अलग देखेंगे, लेकिन ये तो होना ही पड़ेगा। सो इसी तरह क्लस्टर बी, क्लस्टर सी, उनमें भी अलग अलग है, वो आगे हम देखेंगे। सो ये की चीज है कि हमें क्लस्टर को पहले समझना होगा, फिर पर्सनैलिटी डिसऑर्डर्स में क्या है वो इजीली समझ में आ जाएंगे। सो पहला इसमें जो है पर्सनैलिटी डिसऑर्डर क्लस्टर ए में पैरानॉइड पर्सनैलिटी डिसऑर्डर। तो हमने जब स्किज़ोफ्रेनिया पढ़ा था तो हमने पढ़ा था पैरानोइया या पैरानॉइड होना। तो इंडिविजुअल जो है सस्पिशियस होना में कोई बुराई नहीं है, अपनी सेफ्टी सिक्योरिटी के लिए इंडिविजुअल को सस्पिशियस होना चाहिए, दैट इज फाइन। लेकिन जो इर्रेशनली सस्पिशियस हो रहा है और इर्रेशनली मिसट्रस्ट कर रहा है लोगों को, तो वो फिर ये एक मैल एडेप्टिव है। अगर किसी पे कोई ट्रस्ट ही नहीं कर रहा है
तो फिर उसका काम कैसे चलेगा? अगर वो जैसे उसने एम्प्लॉय लगा रखे हैं, एम्प्लॉय पे ट्रस्ट ही नहीं है बिल्कुल भी, चेक करो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन अगर बिल्कुल ट्रस्ट नहीं करो तो सारा काम खुद तो नहीं कर सकते हो, तो द पर्सन विल बी पैरानॉइड, एंग्शियस, ऑलवेज स्ट्रेस्ड। सो पैरानॉइड पर्सनैलिटी डिसऑर्डर की सब ये की थीम है। और ये दो तरह का हो सकता है, एक एक्टिव और एक पैसिव। पैरानॉइड पर्सनैलिटी डिसऑर्डर एक्टिव वाला भी हो सकता है और पैसिव वाला भी हो सकता है। सो एक्टिव वाले में क्या है, जो उसके बिहेवियर में हॉस्टिलिटी होगी, मतलब दुश्मनी सी रखता होगा लोगों से, क्वारल, झगड़ा होता होगा, लिटिगेशन, मुकदमे, कानून भी, कानूनी कार्रवाई भी करता होगा, इवन वायलेंस और डिस्ट्रक्टिव बिहेवियर भी कभी कभी होगा, चीज़ों को तोड़ फोड़ देना, वायलेंस, ये हुआ एक्टिव वाला। और पैसिव वाले में क्या है कि वो वर्ल्ड को कैसे फेस करेगा, फ्रॉम द पोजीशन ऑफ सबमिशन एंड ह्यूमिलेशन, कि वो जैसे डरा डरा सा रहेगा हमेशा कि लोग मेरे पीछे पड़े हुए हैं, मेरा हार्म करना चाहते हैं, मुझे बचना है, इस टाइप से। सो दैट इज पैसिव। सो ये दोनों समझ में आ गया पैरानॉइड पर्सनालिटी डिसऑर्डर में। सो क्लस्टर की थीम ऑड एंड एसेंट्रिक बिहेवियर, पैरानॉइड पर्सनालिटी की थीम इरैशनल, सस्पिशियस एंड मिसट्रस्ट ऑफ अदर। दो टाइप, एक्टिव, पैसिव, सिंपल। नेक्स्ट इसमें जो आता है, अब देखो ये जो हमने पैरानॉइड की बात करी पर्सनालिटी डिसऑर्डर की, इसमें इसका बिहेवियर ऑड एंड एसेंट्रिक है ना, तो वो थीम से मैच करेगा ही करेगा। फिर नेक्स्ट है स्किज़ॉइड पर्सनालिटी डिसऑर्डर। तो इसमें क्या हो रहा होगा, इंडिविजुअल विल बी लैकिंग इंटरेस्ट इन सोशल रिलेशनशिप, उसको सोशल रिलेशनशिप चाहिए नहीं होगा, और उसको जो है ही विल नॉट सी एनी पॉइंट इन शेयरिंग टाइम विद अदर्स। जैसे ह्यूमन बीइंग की सबकी नॉर्मल रिक्वायरमेंट होती है, किसी की कम हो सकती है, किसी की ज़्यादा होती है, टू स्पेंड सम टाइम विद अदर ह्यूमन बीइंग्स। हमेशा अकेला जो है कोई भी रह के बोर हो जाएगा, पर इनके साथ में ऐसा नहीं होगा। और एनेडोनिया होगा, एनेडोनिया मतलब किसी भी चीज़ में इनको प्लेजर नहीं आ रहा होगा, ठीक है। एनाडोनिया के अलावा क्या होगा, इंट्रोस्पेक्शन कर रहे होंगे, जैसे बैठ के जो सोचे जा रहे हैं, सोचे जा रहे हैं, लाइक ए थिंकर, फिलोसफर जैसे सोचते हैं ना, ऐसे, और घंटों घंटों, थोड़ी देर नहीं। फिर इंट्रोवर्ट होंगे और विड्रॉन फ्रॉम सोसाइटी, अकेले रहना पसंद करेंगे, सॉलिटरी। इमोशनली कोल्ड होंगे, मतलब कोई इमोशंस एक्सप्रेस ना करेंगे, और ना ही इनकी बातों में कोई इमोशनल वाली बात होगी। और डिस्टेंट होंगे, आप इनसे बात भी करोगे तो आपको लगेगा कि जैसे ये आदमी ये कनेक्टेड नहीं है मुझसे, तो दैट कोल्डनेस विल बी देयर। सो अगेन दिस इज ऑड एंड एसेंट्रिक बिहेवियर, जो क्लस्टर का जो थीम है। एंड देन इनको जो है क्लोजनेस से डर भी बड़ा लगता होगा, they won't want to get intimate with anybody। और वो मैंने बता ही दिया कि they will be living in their own world, डे ड्रीमिंग टाइप, है ना, इनकी अपनी अलग ही दुनिया होगी मेंटल। सो तीसरा जो है स्किज़ोटाइपल, इससे पहले वाला था स्किज़ॉइड, ये स्किज़ोटाइपल है। तो ये भी मिलता जुलता है स्किज़ॉइड से। इसमें जो है एडिशनली क्या होगा कि ऑड एंड एसेंट्रिक मैनरिज्म ऑफ स्पीकिंग और ड्रेसिंग, बोलने का तरीका अलग सा होगा, अजीब सा होगा, और ड्रेसिंग सेंस भी अजीब सा होगा। जैसे हो सकता है कि वो ऊपर कोट शर्ट टाई पहना हो, नीचे जो है बरमूदा शॉर्ट्स पहने हो। सो यू वोंट बी सरप्राइज, ये स्किज़ोटाइपल में ऐसे हो सकते हैं। या चप्पल के ऊपर जो है कोट पैंट पहन के जा रहा है कहीं पे, नीचे चप्पल पहनी हुई है, लाइक दैट। और इनका जो है इनमें भी पैरानॉइड बिलीफ होते हैं उनकी तरह, स्किज़ॉइड की तरह। तो ये थोड़ा ये एडिशनल है, बोलने वाला और कपड़े वाला। और ये लोग जो है सोशल सिचुएशन में एक्सट्रीम एंजाइटी महसूस करेंगे, क्योंकि ये जो है अप्रोप्रिएटली रिएक्ट नहीं कर पाते कन्वर्सेशन में। कन्वर्सेशन में होता है ना, आप बात कर रहे हो तो दूसरे की बात सुनोगे, कि आपको पता है कहाँ पे क्वेश्चन पूछना है, कहाँ पे इंटरजेक्ट करना है, वेयर यू हैव टू रिस्पॉन्ड, वेयर यू हैव टू गिव व्हाट फेशियल एक्सप्रेशन।
तो ये सब इनको जो है नहीं क्लैरिटी होती है, तो इसकी वजह से ये बड़ा ऑड सा फील कर रहे होते हैं सोशल सिचुएशन में। और ये भी हो सकता है कि ये अपने आप से ही खाली बात कर रहे हो बैठ के, दिस इज ऑल्सो पॉसिबल। तो इसीलिए जब क्लिनिक में जो है डॉक्टर के पास में पेशेंट्स आते हैं साइकेट्रिक वार्ड में, तो वो पहले बाहर बिठा के रखते हैं जान के थोड़ी देर के लिए, कि उसके इसी सब बिहेवियर्स को रीड करने के लिए, कि ये कैसे बात कर रहा है लोगों से, अकेले बात कर रहा है, बड़बड़ा रहा है, टहल रहा है, फिजिटरी है, वॉट एवर इट इज़। तो इसीलिए जो है ऑब्जर्वेशन पहले ज़रूरी होती है डायग्नोसिस से पहले। फिर इनको जो है जो डिलीजन होता है वो उसका कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होगा, मैजिकल थिंकिंग का होगा। ऐसी मैजिकल थिंकिंग जैसे कि वो कहेगा मुझे मालूम है कि कोई भी सोचता है ना तो उसके आइडियाज मेरे दिमाग में आ जाते हैं, तो मुझे पता चल जाता है कि कौन क्या सोच रहा है। इस टाइप की मैजिकल थिंकिंग इनकी होती है। सो ये क्लस्टर ए में ऑर्डिनरी सेंट्रिक बिहेवियर, पैरानॉइड पर्सनालिटी डिसऑर्डर, स्किज़ॉइड पर्सनालिटी डिसऑर्डर एंड स्किज़ोटाइपल पर्सनालिटी, ये 3 है। नेक्स्ट क्लस्टर बी पे चले आगे। ओके, क्लस्टर बी में जो है ड्रामेटिक, इमोशनल और इरेटिक डिसऑर्डर है। मतलब जो सिम्टम्स होंगे या तो ड्रामेटिक होंगे या इमोशनल होंगे या इरेटिक होंगे। ये थीम है सभी पर्सनैलिटी डिसऑर्डर की क्लस्टर बी में। जैसे उसमें ऑड एंड एसेंट्रिक बिहेवियर था, इसमें ड्रामेटिक, इमोशनल एंड और इरेटिक, एंड नहीं और है, ये ध्यान रखना। इन तीनों में से कुछ भी हो सकता है, तीनों भी हो सकते हैं, वो प्रॉब्लम नहीं है। तो इसमें जो है 4 पर्सनैलिटी डिसऑर्डर हैं। वो कौन कौन से हैं? सबसे पहला एंटी सोशल पर्सनैलिटी डिसऑर्डर। तो इसकी क्या थीम होती है एंटी सोशल पर्सनैलिटी डिसऑर्डर की? दे हैव परवेसिव डिसरिगार्ड फॉर द लॉ एंड द राइट्स ऑफ द अदर्स। इनको दूसरों के बारे में, कानून के बारे में, नियम के बारे में, ट्रेडिशन कस्टम के बारे में कोई परवाह नहीं होती है। इनको जो अपने लिए ठीक लगेगा वो कर देंगे, चाहे उससे किसी का राइट इन्फ्रिंज हो या कोई लॉ टूटे, दे डोंट केयर। और जो नॉर्मल सोसाइटी के रूल्स वगैरह हैं वो इसको इग्नोर करते हैं। जैसे ये कि पहले बड़ों को खाना लेने दो फिर तुम बाद में लेना, ये सब इनको कोई परवाह नहीं होगी। और ये इम्पल्सिव होंगे, मतलब इम्पल्स कंट्रोल नहीं होगा, इररिस्पॉन्सिबल होंगे, और बिल्कुल इनको कोई फर्क नहीं पड़ता होगा किसी बात से, केयरलेस। दे यू टेल देम एनीथिंग दे डोंट केयर, इस टाइप के होंगे। और इनकी हिस्ट्री देखेंगे तो हिस्ट्री में जो है वायलेंट और इररिस्पॉन्सिबल बिहेवियर, एग्रेसिव और इवन वायलेंट रिलेशनशिप, एग्रेसिव एंड वायलेंट रिलेशनशिप की भी मिल सकता है। मतलब अपने पार्टनर को मारपीट करना, गाली गलौज करना, इंसल्ट करना। इवन मैंने जो एक पर्सनालिटी डिसऑर्डर एंटी सोशल वाला दिखा था, उसमें अपने वाइफ को वो स्टैब कर दिया करता था, चाकू से स्टैब कर देता था। तो ये सब होता है। और इनका जो है हाई रिस्क होता है सब्सटेंस अब्यूज का। तो ऑब्वियसली इतना जो है वायलेंट है, एग्रेसिव है, रिलेशंस खराब है, तो स्ट्रेस तो होगा। तो जो स्ट्रेस कम करने के लिए कुछ ना कुछ तो करेगा वो। जो एडेप्टिव मेजर्स तो अडॉप्ट नहीं करेगा, मैल एडेप्टिव चीज़ें करता रहेगा। तो अपने स्ट्रेस रिडक्शन के लिए फिर वो कोई ना कोई जो है ड्रग वगैरह यूज़ करेगा, अल्कोहल, ड्रग्स वगैरह, एनीथिंग इट कैन यूज, ही और शी कैन। तो ये अपनी टेंशन, इरिटेबिलिटी और बोर्डम को रिड्यूस करने के लिए द पर्सन इज ए हाई रिस्क फॉर सब्सटेंस अब्यूज डिसऑर्डर। देखो इसमें वर्ड है अब्यूज, यूज नहीं है, क्योंकि इसमें इम्पल्स कंट्रोल नहीं है ना इंडिविजुअल में। तो जब ये यूज करेगा तो अब्यूज ही करेगा, फिर उसको यूज पे नहीं रुकेगा, है ना। इररिस्पॉन्सिबल है, इम्पल्स कंट्रोल है, नहीं है, किसी के बताने से कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो वंस द पर्सन गेट्स इनटू सब्सटेंस देन वो अब्यूज करेगा। नेक्स्ट इज बॉर्डरलाइन पर्सनैलिटी डिसऑर्डर। सो ये इस पूरे चैप्टर का सबसे की वाला पर्सनैलिटी डिसऑर्डर है। तो आगे तो हम उसको देखेंगे ही। तो पहले ये समझ लो इसको बॉर्डरलाइन पर्सनैलिटी डिसऑर्डर क्यों कहा गया। तो उसका इसमें इस पर्टिकुलर पैराग्राफ में नहीं लिखा हुआ है, इसलिए कहा गया था बॉर्डरलाइन पर्सनैलिटी डिसऑर्डर क्योंकि साइकोसिस और न्यूरोसिस इन दोनों के बॉर्डर पे था। न्यूरोसिस में तो एंजाइटी है आदमी को, साइकोसिस में रियलिटी से जो है कट ऑफ हो गया, डिलीजन वगैरह है, हेलुसिनेशन भी हो सकते हैं।
न्यूरोसिस में भी हेलुसिनेशन हो सकते हैं। सो एक ऐसी बाउंड्री जहाँ पे ये कहना मुश्किल है कि न्यूरोसिस है कि साइकोसिस है ना। तो इट इज बॉर्डरिंग बोथ द थिंग्स, न्यूरोसिस एंड साइकोसिस। सो इसलिए इसको बॉर्डरलाइन पर्सनैलिटी डिसऑर्डर नाम रखा गया था। तो इसकी जो है थीम क्या होती है, जैसे ऊपर वाले की थीम थी कि परवेसिव डिसरिगार्ड फॉर लॉ एंड द राइट्स ऑफ द अदर्स। इसकी है अनस्टेबल इंटरपर्सनल रिलेशनशिप, बिहेवियर, मूड एंड सेल्फ इमेज। ठीक है, यहाँ लॉ एंड ऑर्डर वाली बात नहीं है, यहाँ कस्टम वाली बात नहीं है, यहाँ थीम है रिलेशनशिप, बिहेवियर और सेल्फ इमेज एज वेल एज मूड। ये चार चीजें हैं, रिलेशनशिप, बिहेवियर, मूड एंड सेल्फ इमेज, ये चार चीजें हैं। तो रिलेशनशिप जो है इनके बड़े स्टॉर्मी टाइप के होंगे, मतलब एक मिनट में तो वो कहेंगे कि ये जो इंडिविजुअल उनकी लाइफ में भगवान है, और दूसरे में कहेंगे ये राक्षस है। ठीक है, बहुत तेजी से इनकी नज़रों में कोई चढ़ जाएगा बिना बात के, और बिना बात के बहुत तेजी से नज़रों में उतर जाएगा। एक टाइम उसके लिए जान देने के लिए राजी हो जाएंगे, दूसरे मिनट में उसकी जान लेने के लिए राजी हो जाएंगे। तो ऐसे रिलेशनशिप इनके होंगे। फिर जो मूड भी ऑब्वियसली ऐसे ही स्विंग होंगे। अभी अचानक से बहुत खुश हैं, एकदम जुबलियंट हैं, यूफोरिक हैं, और एकदम से बिना किसी वजह के, विदाउट एनीथिंग हैपनिंग, एकदम से जो है डिप्रेसिव सिम्टम दिखने लग जाएंगे। तो ऐसे मूड स्विंग्स इनके काफ़ी सीवियर होंगे, विदाउट रीज़न होंगे। और सेल्फ इमेज भी, कभी अपने आप को समझेंगे बहुत काबिल हैं, बहुत कुछ हैं, और फिर अचानक जो लगेगा कि आई एम नथिंग, मेरा तो कुछ फ्यूचर ही नहीं है, थिंग्स लाइक दैट। और जो इनको जो है क्या कहते हैं, दुनिया जो है ब्लैक एंड वाइट में देखते हैं ये, मतलब या तो कोई चीज़ बिल्कुल सही है या कोई चीज़ बिल्कुल गलत है, ऐसे जैसी पीप। तो लाइकवाइज दे सी पीपल ऑल्सो। इसीलिए इनके रिलेशनशिप एक्सट्रीम्स में होते हैं, या एक्सट्रीम अच्छे होंगे या एक्सट्रीम खराब होंगे। आगे बढ़ूं मैं, तो थर्ड है हमारा हिस्ट्रियनिक पर्सनैलिटी डिसऑर्डर। जैसा नाम से पता चल रहा है हिस्ट्रियनिक, तो पहले इसको जो है हिस्टेरिकल पर्सनैलिटी डिसऑर्डर कहते थे। अर्लियर दिस हिस्ट्रियनिक पर्सनैलिटी डिसऑर्डर वाज नोन एज हिस्टेरिकल पर्सनैलिटी डिसऑर्डर। तो इसमें क्या है, परवेसिव अटेंशन सीकिंग बिहेवियर है। पहली बात तो हमेशा उसको अटेंशन चाहिए, तो उसका बिहेवियर जो भी होगा वो अटेंशन पाने के लिए कर रहा होगा, विच इंक्लूड्स इनएप्रोप्रिएट सेक्सुअल सेडक्टिवनेस एंड शैलो और एग्जैजरेटेड इमोशंस। मतलब अगर अटेंशन नहीं मिल रहा है तो इवन सेक्सुअली भी सीड्यूस करना शुरू कर देगा इंडिविजुअल, वेदर मेल और फीमेल, इट डजंट मैटर, उसको क्योंकि अटेंशन चाहिए। और जो उसके इमोशंस होंगे वो शैलो होंगे, मतलब वो दिख रहा होगा कि ये फील नहीं कर रहा है, सिर्फ शो कर रहा है, शैलो। और एग्जैजरेटेड का मतलब कि जितने इस बात पे होने चाहिए उससे कहीं ज़्यादा है इमोशंस। सो ये चीज़ें जो है इसमें दिखाई देंगी। तो अटेंशन सीकिंग होगा, विच इंक्लूड्स इनएप्रोप्रिएट सेक्सुअल सेडक्टिवनेस, शैलो और एग्जैजरेटेड इमोशंस, ये होगा। अब ये बिहेवियर थिएट्रिकल, वो थिएटर में जैसे ड्रामा बिल्कुल एग्जैक्टली करते हैं ना वैसा, और वो किस लिए कि अटेंशन उनको पाना है इसलिए। और जो माइनर सा भी कोई बात होगी ना, इवेंट होगा, तो उसमें एक्सेसिव रिएक्शन देंगे। जैसे छोटी सी बात, कुछ खाना खाया, अरे वाह क्या मजा आ गया, आज तक पूरी दुनिया में ऐसी चीज नहीं मिली मुझे कहीं, ऐसे एग्जैजरेटेड। ठीक है, खाने की तारीफ वारीफ करना नॉर्मल चीज है, बट दे विल गो टू दैट एक्सटेंट। या खराब में, अरे मरते मरते बच्चे पता नहीं क्या खाना खिला दिया उन्होंने, लाइक दैट। सो ऐसे जो है इनके एक्सट्रीम्स जो है वो होंगे। और इनकी जो है, क्योंकि फीलिंग्स में और बातों में, इमोशंस में जेन्युइननेस नहीं होगी ना, कि एक्सट्रीम्स होगा, शैलो और दिख रहा होगा कि इन एक्सट्रीम है, तो इनके रिलेशनशिप कहाँ से बनेंगे, नहीं बनेंगे, लोगों से नहीं बनेंगे, तो वो डिफिकल्टी आएगी लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप में। शॉर्ट टर्म में तो हो जाएंगे, हो सकता है अटेंशन सीकिंग क्योंकि है तो अटेंशन तो सीख कर लेंगे, लेकिन फिर उसको सस्टेन नहीं कर पाएंगे क्योंकि पर्सनैलिटी में कुछ है ही नहीं। आप किसी को टेम्परेरीली अपनी तरफ अट्रैक्ट कर सकते हो वॉट एवर वे, लेकिन
फॉर ए लॉन्गर ड्यूरेशन ऑफ टाइम अट्रैक्ट करने के लिए आपके अंदर कुछ होना चाहिए, अदरवाइज कोई अट्रैक्ट क्यों होगा? तो वो इनमें होता नहीं है, तो फिर लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप इनके कहाँ से होंगे? फिर चौथा है नार्सिसिस्टिक पर्सनैलिटी डिसऑर्डर। ये अगले चैप्टर में इसमें बहुत डिटेल में पढ़ेंगे, पर फिलहाल जो है बता देता हूँ इसमें। इसकी थीम क्या है? नार्सिसिस्ट की परवेसिव पैटर्न ऑफ ग्रैंडियोसिटी, नीड फॉर एडमिरेशन एंड लैक ऑफ एम्पैथी। ये 3 चीजें की है। तो ग्रैंडियोसिटी मतलब मैं कुछ भी कर सकता हूँ, मेरे पास में ये ताकत है, वो ताकत है, और मुझे सब कुछ आता है, इस टाइप की बातें हैं। मेरे लिए कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं है, ये इस टाइप का इनका होगा। फिर नीड फॉर एडमिरेशन, सिर्फ कोई काम नहीं इनको करना, उस काम की इनको तारीफ चाहिए, चाहे वो कितना ही छोटा हो, है ना। राइट वे ऑफ डूइंग थिंग इज यू डू व्हाटएवर यू नीड टू डू एंड देन लीव द थिंग। अगर किसी को पसंद है तो तारीफ कर देगा, नहीं है तो नहीं करे, इसमें क्या बात है। बट ये फिर उसको दिखा दिखा के, शो करके, तारीफ पाने के लिए करेंगे कि पता मैं वहां पे गया तो मैंने सबको जो है हैरान कर दिया, ये करके सब जो है पूछ रहे थे भाई तुम कौन हो, कहाँ से आए हो, इस टाइप से जो है होगा कि ताकि लोगों को पता चले कि ये कुछ करके आया है ना, एडमिरेशन मिले, अच्छा तुमने ऐसा किया हुआ, अरे वाह क्या बात है। दैट इज व्हाट दे वांट। फिर एम्पैथी इनमें नहीं होगी, दूसरे जो है क्या फील कर रहे हैं उससे मतलब नहीं होगा इनको, तो खुद के लिए जो है एडमिरेशन चाहिए, वो चाहिए इनका मतलब है। ठीक है, तो इनका जो सेल्फ इंपॉर्टेंस बहुत ज्यादा होगी, अपने आप को बहुत इंपॉर्टेंट समझ होंगे, जाने कितनी बड़ी तोप है, इस टाइप से। और कॉन्स्टेंटली सीक करेंगे अटेंशन को। और आप कोई भी काम करते हो, जो आपके इतने 50 काम करोगे उसमें एक आधा अनसक्सेसफुल हो सकता है, नॉर्मल बात है, फेलियर होना कोई बड़ी बात थोड़ी है, किसी के साथ भी होता है। पर दे आर ओवर सेंसिटिव टू फेलियर। इनको ये लगता है कि अगर ये फेलियर का मतलब, अब लोग सब इनको जो है खराब समझेंगे, इनकी रेपुटेशन खराब हो जाएगी, तो ये अपने फेलियर्स को जो है छुपा रहे होंगे हमेशा, इसीलिए। और बहुत मामूली सी भी कोई सक्सेस मिली होगी तो उसको बढ़ा चढ़ा के बता रहे होंगे, इसीलिए। देन इनको जो है हमेशा ये अक्सर कंप्लेन करेंगे मल्टीपल फिजिकल डिसऑर्डर्स के। वो अटेंशन सीकिंग है ना, अटेंशन चाहिए, तो अब बीमारी बताएंगे तो लोग अटेंशन देंगे। और एक्सट्रीम मूड स्विंग्स भी होंगे इनमें, जो हमने जैसे बॉर्डर लाइन में बात करी थी। और वो कैसे होंगे? या तो एकदम एक्सट्रीम सेल्फ एडमिरेशन होगा, अपनी तारीफ किए जा रहे हैं, किए जा रहे हैं, मैं ये हूँ, मैं वो हूँ। या दूसरा एक्सट्रीम क्या होगा? इनसिक्योरिटी, कि हाई अब क्या होगा, ऐसा हुआ तो क्या होगा, मैं तो ये कर नहीं पाऊंगा। और ये जो इंटरपर्सनल रिलेशनशिप है उसको एक्सप्लॉइट करते हैं, दे यूज पीपल। उनको जो है जो लोग हैं और सामान है उनके लिए एक ही बात है, सामान जैसे यूज किया जाता है ऐसे लोगों को यूज करेंगे। एम्पैथी तो है नहीं इनमें, तो इसलिए जो है दे विल यूज पीपल लाइक थिंग्स। तो इनका अक्सर इनके बारे में जो पुराने इनके मिलेंगे, मिलने वाले, तो वो यही बताएंगे, वो तो काम निकलने के बाद में पूछता भी नहीं है, ऐसा है। या पहले इतना नज़दीकी दिखाई मुझे, जब क्लोज आ गया फिर मुझसे ये करवा लिया और फिर उसके बाद में चला गया, और जैसे कि कोई मतलब ही नहीं। तो ये नार्सिसिस्टिक पर्सनालिटी डिसऑर्डर का है। यहाँ तक क्लियर है तो मैं आगे बढ़ूँ। फिर देन क्लस्टर सी, क्लस्टर सी में एंग्शियस और फियरफुल डिसऑर्डर। क्लस्टर ए में था ऑड एंड एसेंट्रिक, क्लस्टर बी में था ड्रामेटिक, एराटिक एंड, हाँ। सो आप जो है थीम्स को याद रखना, ड्रामेटिक, इमोशनल एंड एराटिक। और इसकी जो है एंग्शियस एंड फियरफुल है क्लस्टर सी की। तो इसमें जो भी पर्सनालिटी डिसऑर्डर्स हैं उनमें सब में ये चीज कॉमन होगी, एंग्शियस और फियरफुल। तो सबसे पहला अवॉइडेंस पर्सनालिटी डिसऑर्डर्स। सो अवॉइडेंस में जो है, जैसे अवॉइड कर रहा है चीज, अवॉइड तभी करेगा ना आदमी, कोई एंग्शियस होगा या फियरफुल होगा किसी, तभी अवॉइड करता है। तो इनमें क्या पाया जाएगा? सोशल इनहिबिशन होगा, सोशल कंडीशंस में जो है इनको रहना पसंद नहीं होगा। क्यों? क्योंकि ये अपने आप को इनएडिक्वेट मान रहे हो। इनएडिक्वेट मतलब मैं सफिशिएंट नहीं हूँ, मुझसे कुछ हो नहीं सकता, मैं कर नहीं पाऊंगा या पाऊंगी। और जो इवैल्यूएशन के लिए एक्सट्रीमली सेंसिटिव होते हैं,
खासतौर से नेगेटिव इवैल्यूएशन के लिए। भाई कोई आपका इवैल्यूएशन कर रहा है तो आपकी कमियां भी बताएगा, भाई ये सुधार लो, ये अच्छा कर लो, ये कमी है, वो नॉर्मल चीज़ है, तो उसको इम्प्रूव करोगे तो और अच्छे हो जाओगे। लेकिन ये उसके लिए बहुत सेंसिटिव होते हैं, इसीलिए इनको जो है सोशल जो इनिबिशन होता है कि सोसाइटी में रहेंगे तो लोग बोलते ही हैं कुछ ना कुछ, कोई बोलता है, कोई कुछ बोलता है, और इसीलिए जो है सोशल इंटरेक्शन को अवॉइड करेंगे। तो ये इनको एक डर हमेशा होता है कि पीपल विल रिजेक्ट देम, तो इसीलिए वो इन्वॉल्व होने में डर रहे होते हैं कि अगर मैं इन्वॉल्व हुआ तो मुझे रिजेक्ट कर देंगे। इंटरनली वो ये सोच रहे हैं ना, मैं इनएडिक्वेट हूँ, मैं सफिशिएंट नहीं हूँ, मेरे अंदर पर्याप्त क्षमता नहीं है। इसमें वो सोच के वो लोगों के पास जाना नहीं चाहते हैं, और इसी वजह से जो है सोशल सिचुएशन में इनको जो एक्सेसिव डिस्कम्फर्ट होगा, शाइनेस होगी, फियर ऑफ क्रिटिसिज्म होगा, सोशल एक्टिविटीज को अवॉइड करेंगे। और कौन से सोशल एक्टिविटीज, खासतौर से जहाँ पे कि इंटरपर्सनल कांटेक्ट हैं। फिर नेक्स्ट जो है डिपेंडेंट पर्सनालिटी डिसऑर्डर, से नाम से पता चल रहा है, तो इसमें जो है परवेसिव साइकोलॉजिकल डिपेंडेंस ऑन अदर पीपल। हमेशा जैसे कहते हैं चिपकू टाइप के रहेंगे, इनको हमेशा कोई ना कोई चाहिए जो इनके साथ में रहे, अकेले कुछ कर नहीं पाएंगे कभी भी। और क्योंकि इनको हमेशा कोई साथ चाहिए, तो लोगों को साथ में रखने के लिए ये इवन इस हद तक जो है चले जाते हैं कि वो सब काम करने लग जाते हैं उनके लिए जो कि डिग्निटी के भी खिलाफ है। वो अपनी डिग्निटी इंपॉर्टेंट उनको नहीं लगती है, उनको उसकी कंपनी इंपॉर्टेंट लग रही होती है। तो उस कंपनी के साथ के लिए वो उस इंडिविजुअल के वो काम तक करने लग जाते हैं जो कि अदरवाइज कोई नॉर्मल ह्यूमन बीइंग अपनी डिग्निटी के खिलाफ मानेगा, डिपेंडेंट पर्सनालिटी डिसऑर्डर में। और ऑब्वियसली क्योंकि वो डिपेंडेंट रहना चाहते हैं तो वो साथ चाहते हैं, तो सबमिसिव होगा बिहेवियर उनका। और हर डिसीजन में जो है, छोटे मोटे डिसीजन में भी, दे ऑलवेज विल बी रिलाइंग ऑन अदर्स। जैसे एज थिंग्स एज स्मॉल एज कि रेस्टोरेंट में गए खाना खाने, तो वहाँ पे भी जो है तुम बताओ क्या खाएं, इस टाइप से, अरे भाई तुम्हें जो पसंद है खा लो, नहीं तुम बताओ क्या मंगा रहे हो, इस तरह से जो है होगा। फिर अगर वो किसी कारण से उनको अकेला रहना पड़ गया, सो दे विल फील हेल्पलेस एंड अनकंफर्टेबल। और अगर इनका कोई रिलेशनशिप खत्म हुआ फॉर वॉट एवर रीजन, तो वो इनके लिए जो है बहुत डिवास्टेटिंग होता है, तो इनको फिर तुरंत ही कोई दूसरा जो है रिलेशनशिप चाहिए होता है। तो इनमें सेल्फ कॉन्फिडेंस की तो कमी होती ही। और एक चीज़ और इसमें इनमें खास देखी जाती है कि किसी चीज़ में ये चाहे कितने भी कॉम्पिटेंट हो, किसी भी चीज़ में चाहे कितने भी कॉम्पिटेंट हो, ये कोई भी प्रोजेक्ट जो है कभी अकेले स्टार्ट नहीं करेंगे, इनको हमेशा कोई साथ चाहिए। ठीक है, जैसे एज सिंपल एज कि इनको किसी काम से दिल्ली जाना है, 50 बार दिल्ली आया गया होगा, लेकिन कोई साथ में होगा तभी जाएगा दिल्ली। ठीक है, या कोई जो है इसको लेटेस्ट से कि कोई ड्राइंग बनानी है, पेंटिंग बनानी है, अच्छा ड्राइंग पेंटिंग जानता है, तो भी जब तक कोई इनके साथ नहीं होगा तो कोई आइडिया देने के लिए या इसको बताने के लिए कलर ये यूज़ करो या थीम ये यूज़ करो, ये प्रोजेक्ट जो है कभी अपने उसे स्टार्ट नहीं करेंगे, या कोई बिजनेस कभी अपने स्टार्ट नहीं करेंगे खुद। इनको कोई पार्टनर चाहिए होगा जो बिजनेस में इनके साथ हो, तभी वो बिजनेस कर पाएंगे, अकेले इनके बस की नहीं होगी। इस टाइप से इनका डिपेंडेंस होता है। फिर लास्ट इज द 10th वन इज ऑब्सेसिव कंपल्सिव पर्सनैलिटी डिसऑर्डर्स का थोड़ा सा तो मैंने पहले बता ही दिया था। तो इसमें क्या होगा कि ये बहुत रिजिडली जो है फॉलो कर रहे हैं कोई रूल्स, मॉरल कोड्स या एक्सेसिव ऑर्डरलीनेस, है ना। और ये कोई सोसाइटी के या कानून के नियम नहीं, इनके खुद के बनाए हुए नियम होंगे। कोई भी चीज हो, जैसे कि भाई ताला लगाने के बाद में 6 बार 7 बार जो है झटका लगा के देखना है कि ताला बंद है या नहीं है। ठीक है, तो ये रूल तो नहीं है किसी ने बनाया, ये इनका बनाया हुआ रूल है।
या जो पहले जो है लेफ्ट पैर में ही जूता पहनना है हमेशा और राइट वाला बाद में पहनना है, इस तरह से। या जो घर से निकलेंगे तो ऑफिस जाने से पहले जो है वो उस मंदिर में पूजा करके ही जाना है, चाहे कुछ भी हो जाए, चाहे कितनी इंपॉर्टेंट मीटिंग हो, चाहे कोई भी काम इनका अर्जेंट हो, वो इनको करना ही है। तो जो भी इनके जो है रूल्स, मॉरल कोड्स या एक्सेसिव ऑर्डरलीनेस है, ये इनके खुद के बनाए हुए थे, उसको रिजिडली जो है उसको फॉलो कर रहे होते हैं। तो अब जो है ऑब्वियसली इतना सब करेंगे, हमेशा करेंगे, बार बार करेंगे, करते ही रहेंगे, तो उसमें इम्पेयरमेंट तो आएगा ही। सोशल फंक्शनिंग, जो ऑक्यूपेशनल फंक्शनिंग, अदर इम्पोर्टेंट एरिया फंक्शनिंग। हाँ, एक बात जरूर है कि यही इनकी जो कमियां हैं, ये कुछ चीज़ों में इनको अच्छा भी बनाती हैं। जैसे कि ये बहुत कंसेंशियस होते हैं, जो अगर आपको कोई चीज़ कह दी है तो पक्का करेंगे उसको। आप यू कैन रेस्ट एश्योर्ड इफ दे हैव सेड कि ये करेंगे तो करेंगे, फिर वो उन्होंने बोला कि कल तक कर दूंगा तो कल तक होगा, तो रिलायबिलिटी इनकी होगी, आप इन पे डिपेंड कर सकते हो, दे आर डिपेंडेबल। और बड़े तरीके से काम करेंगे, मेथोडोलॉजिकल जो तरीका जो है इनका बड़ा अच्छा होगा। तो जो इस टाइप के लोग हैं, अगर उनको जैसे रिसर्च वगैरह में लगाया जाए, लेबोरेटरी वगैरह में, तो वहां पे इसी टाइप के लोग चाहिए होते हैं, तो दे कैन बी वेरी सक्सेसफुल देयर। फिर जो है प्रॉब्लम यही है कि इनमें इनफ्लेक्सिबिलिटी होती है। ये अच्छी आदतें हैं सारी, कंसेंशियस होना, रिलायबल होना, डिपेंडेंट होना, ऑर्डरली होना, मेथोडिकल होना, ये सारी अच्छी आदतें हैं, लेकिन हर जगह नहीं चल सकता है। तो ये जो इनफ्लेक्सिबिलिटी इनमें जो है ना, सर्कमस्टांसेस के बावजूद फ्लेक्सिबल नहीं होना, दैट इज द इशू विच impairs their social, occupational और अदर इंपॉर्टेंट एरिया ऑफ फंक्शनिंग। तो ये तीनों क्लस्टर्स के 10 पर्सनैलिटी डिसऑर्डर थे। ये क्लियर है तो मैं आगे बढ़ूं? ठीक। सो आगे जो है अब आ रहा है हमारा ये डीएसएम में ना, हर डीएसएम में दिया रहता है, जब से सबसे टॉप पे देखो अपेंडिक्स बी, क्राइटेरिया, सेट्स एंड एक्सेस प्रोवाइडेड फॉर फर्दर स्टडी। हाँ, उसकी भी और स्टडी क्या क्या की जा सकती है फर्दर, अगले डीएसएम जो आएंगे उसमें क्या है। तो ये वो है कि भाई डिप्रेसिव पर्सनालिटी डिसऑर्डर भी एक हो सकता है, उस पर सोचा जाए। पैसिव एग्रेसिव पर्सनालिटी डिसऑर्डर भी हो सकता है, पर अभी डीएसएम 5 में भी नहीं है। 4 में तो खैर टीआर में तो नहीं था, अभी भी नहीं है। पर्सनालिटी डिसऑर्डर उतने के उतने ही अभी भी 10 ही है। फिर अब जो है कोई भी पर्सनालिटी डिसऑर्डर हो, एनी, 10 के 10 की बात कर रहा हूँ मैं, किसी पर्टिकुलर की बात नहीं कर रहा हूँ। तो अगर हमें ये जो है डायग्नोसिस करना कि पहली बात की पर्सनालिटी डिसऑर्डर है या नहीं है, तो हम कैसे डिसाइड करेंगे? तो उसमें कुछ कॉमन चीजें जो है हर पर्सनालिटी डिसऑर्डर में होती है। पहली होती है सेल्फ सेंटर्डनेस। जो इंडिविजुअल है वो अपने अलावा और कुछ किसी चीज के बारे में सोच ही नहीं रहा होगा। मी फर्स्ट, पहले अपने बारे में सोचेगा, हमेशा अपने बारे में ही उलझा रहेगा, चाहे वो कोई सा भी पर्सनालिटी डिसऑर्डर हो। ये पहली चीज है। फिर दूसरी चीज जो है जो वो खुद कर रहा है उसकी कोई अकाउंटेबिलिटी वो महसूस नहीं कर रहा होगा कि मेरी कोई गलती नहीं है। गलती नहीं है तो छोड़ो, ये मानने को भी, सोचने को भी राजी नहीं होगा कि उसकी गलती हो सकती है। तो उसके अंदर एक विक्टिम मेंटालिटी होगी कि लोग मेरे पीछे पड़े हैं, लोग मेरे साथ अच्छा व्यवहार नहीं करते हैं, क्योंकि मैल अडेप्टिव है ना, वो अपने आप को चेंज कर ही नहीं सकता, रिजिड है, कोई सा भी पर्सनैलिटी डिसऑर्डर हो। तो वो हमेशा विक्टिम फील करेगा कि अपने को जो फ्लेक्सिबल नहीं बनाएगा तो लोगों से नेगेटिव जो है बिहेवियर उसको फेस करना पड़ेगा। तो द पर्सन विल फील लाइक विक्टिम। तीसरा, इनमें जो है एम्पैथी नहीं होती है, केयरिंग नहीं होते हैं ये। ऑब्वियसली जब सिर्फ अपने बारे में सोच रहे हैं, हमेशा अपने को गलत नहीं मान रहे, तो एम्पैथी कहाँ से होगी और केयर क्यों करेंगे लोगों की? और ये मैनिपुलेटिव और एक्सप्लॉयटेटिव होते हैं। कोई भी पर्सनालिटी डिसऑर्डर इनमें से जो है दे आर मैनिपुलेटिव एंड एक्सप्लॉयटेटिव। और क्योंकि इनका मैल अडेप्टिव है ये सारा कुछ, सो दे विल बी अनहैप्पी एंड दे विल बी सफरिंग फ्रॉम डिप्रेशन। मैंने स्टार्टिंग में बोला था ना कि डिप्रेशन से पर्सनालिटी डिसऑर्डर नहीं होता, पर्सनालिटी डिसऑर्डर से डिप्रेशन आता है। सो दैट इज व्हाट इट इज। और
क्योंकि इनमें जो मैल एडेप्टिवनेस है उसकी वजह से सीरियस स्ट्रेस रहेगा, हमेशा रहेगा, ऑलवेज। तो उसके वजह से इनको और भी डिसऑर्डर्स हो सकते हैं। स्ट्रेस इज द नंबर 1 किलर। कोई भी डिसऑर्डर के लिए स्ट्रेस तो हमेशा जो है डायस्थेसिस मॉडल में होता है। तो इनको स्ट्रेस तो हमेशा रहना ही रहना है, कोई सा भी पर्सनालिटी डिसऑर्डर हो। तो उससे जो है दूसरे मेंटल डिसऑर्डर्स हो सकते हैं। और क्योंकि इनका डिस्टॉर्टेड वे ऑफ थिंकिंग होता है, तो ये जो है दूसरों के बारे में बड़ी सुपरफिशियल सी अंडरस्टैंडिंग, ऊपर ऊपर से समझ पा रहे होंगे लोगों को। जैसे कई बार होता है ना कि हमें किसी की बात ठीक नहीं भी लगती है, तो हम ये समझते हैं कि हाँ उसकी स्थिति ऐसी है इसलिए उसने ऐसा किया, वो अपने एंगल से गलत नहीं है, हाँ मेरा गलत जरूर हुआ लेकिन वो अपने एंगल से सही है। ये ऐसे कभी नहीं सोच सकते हैं। तो दे विल ऑलवेज हैव सुपरफिशियल अंडरस्टैंडिंग। और चीज़ों को जो है जो उनका खुद का बिहेवियर है उसको ये कभी नहीं देख पाएंगे कि वो कितना ऑब्जेक्शनेबल, अनएक्सेप्टेबल और डिसएग्रीएबल है। आप कोई भी लॉजिक दे लो, कोई भी बात समझा लो, दे विल नेवर बी एबल टू सी दिस। आपको समझाते रहेंगे। फिर सेल्फ डिस्ट्रक्टिव बिहेवियर है, जैसे हमने बात करी थी कि जो बॉर्डरलाइन पर्सनैलिटी डिसऑर्डर या एंटी सोशल पर्सनैलिटी डिसऑर्डर में, एंटी सोशल पर्सनैलिटी डिसऑर्डर में तो वो वायलेंट रिलेशनशिप भी है, चाकू वाकू भी मार सकता है। तो खुद की भी तो जीवन खराब हो रहा है, पुलिस केस हुआ, या सब्सटेंस अब्यूज करेगा तो अपनी लाइफ बर्बाद कर रहा है, तो भी जो है वो अपने उस पर कंटिन्यू करेगा अपने बिहेवियर पे। ठीक है। जैसे डिपेंडेंट पर्सनैलिटी डिसऑर्डर है, हमेशा दूसरे पे डिपेंड रहेगा तो लाइफ में बहुत कुछ नहीं कर पाएगा, बहुत मामूली चीज़ें ही कर पाएगा, ब्रेवली सर्वाइव कर पाएगा। जब कोई होगा साथ में तभी कुछ कर पाएगा, लेकिन फिर भी वो अपनी आदत नहीं छोड़ेगा। तो सेल्फ डिस्ट्रक्टिव बिहेवियर होगा पर वो कंटिन्यू करेगा। और इनकी एक मैल एडेप्टिवनेस और होती है, वो ये है कि दे चेंज द रूल्स ऑफ द गेम्स। दे चेंज द रूल्स ऑफ द गेम। कैसे? ये कोई चीज अगर एग्री कर गए कि हाँ ये करनी है, ऐसे करनी है, तो जब तक अपना फायदा है तब तक तो उस रूल को माना, और जैसे ही जो है अपना फायदा इनको नहीं लगा, नहीं नहीं ऐसा नहीं, अब ऐसा होगा, कि हाँ तब वो थी बात हुई थी लेकिन अब तो नहीं, अब तो ऐसा होगा भाई, अब तो ये नहीं होना चाहिए। ठीक है। तो मतलब यू कैन से दे हैव डिफरेंट सेट ऑफ रूल्स फॉर देमसेल्फ एंड दे हैव डिफरेंट सेट ऑफ रूल्स फॉर अदर्स। और एक्सप्लॉयटेटिव तो ये होते ही हैं, जो मैंने बताया, मैनिपुलेशन और एक्सप्लॉयटेशन में तो माहिर होते ही हैं ये। तो इसीलिए जो है जैसे ही इनको लगता है कि रूल चेंज करने से इनको फायदा होगा, दे विल मैनिपुलेट एंड चेंज द रूल्स। अब कॉजेस की बात करें पर्सनैलिटी डिसऑर्डर की, सो कुछ लोगों का बिलीव है कि जो है अर्ली चाइल्डहुड में जो है ट्रॉमेटिक इवेंट्स हुए हों, उससे होता है। और कुछ लोगों का ये कहना है कि जेनेटिकली होता है पर्सनैलिटी डिसऑर्डर। तो कुछ का ये भी कहना है कि जैसे एनाटॉमिकल, इलेक्ट्रिकल या न्यूरोकेमिकल जो है कोई रीजन है, उससे भी हो सकता है। जैसे लेटस से कि किसी का ब्रेन का वो हिस्सा प्रॉपर फंक्शन नहीं कर रहा है, लॉजिकल थिंकिंग जहाँ से कंट्रोल होती है, तो फिर जो है उसमें कोई पर्सनैलिटी डिसऑर्डर हो सकता है ना। और जेनेटिक तो हम पहले बात ही कर चुके हैं, जेनेटिक और एनवायरनमेंट। तो अगर किसी में जीन्स हैं पर्सनैलिटी डिसऑर्डर के और चाइल्डहुड में जो है ट्रॉमेटिक एक्सपीरियंस हुआ है, फिजिकल अब्यूज, सेक्सुअल अब्यूज, इमोशनल अब्यूज, कुछ भी हो सकता है, तो वो डायस्थेसिस मॉडल विल बी एप्लीकेबल हियर, तो उसमें पर्सनैलिटी डिसऑर्डर हो जाएगा। तो जैसे ब्रेन के कुछ एरियाज होते हैं वो हमारे थॉट प्रोसेस को इनहिबिट करते हैं, और कुछ होते हैं वो एक्साइट करते हैं। तो अगर इनहिबिट करने वाला बहुत ज़्यादा एक्टिव है तो भी जो है प्रॉब्लम है, और एक्साइट करने वाला बहुत ज़्यादा एक्टिव है तो भी प्रॉब्लम है। तो इस तरह जो है ब्रेन के जो फंक्शनिंग या डिसफंक्शनिंग जो है उससे भी इफेक्ट हो सकता है पर्सनैलिटी डिसऑर्डर। अब अगर हम ट्रीटमेंट की बात करें पर्सनैलिटी डिसऑर्डर की, तो ये टोटली डिपेंड करेगा कि नेचर ऑफ पर्सनैलिटी डिसऑर्डर कौन सा है, इंडिविजुअल की पर्सनैलिटी खुद की कैसी है, क्या उसके जो है बिहेवियर्स हैं, तो ये सब्जेक्टिव है। इसमें हम ये नहीं कह सकते हैं कि हर एक में हम यही ट्रीटमेंट देंगे और हर एक जगह होगा। जैसे हम ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर की बात करें,
तो एक तो फार्माकोलॉजिकल ट्रीटमेंट तो देना ही पड़ेगा उसको, जो उसकी ऑब्सेसिव थॉट्स हैं उनको रोकने के लिए इंक्लूड कर रहे हैं। क्योंकि एंग्जाइटी तो होगी ना उसको, जो ऑब्सेसिव थॉट्स हैं उस एंग्जाइटी को रिड्यूस करने, ये इनडिसाइसिव होगा, बहुत ज़्यादा रूल फॉलो करने वाला होगा, तो एंग्जाइटी होगी, तो एंग्जाइटी की तो मेडिसिन देनी पड़ेगी। ये तो हो गया। इसके साथ में हमें क्या करना पड़ेगा कि जो उसको साइकोडायनेमिक और साइकोथेरेपी भी देनी पड़ेगी, ताकि वो अपने इम्पल्सिव बिहेवियर को थोड़ा कंट्रोल कर पाए। ठीक है। सो ऐसे सेल्फ हेल्प ग्रुप्स हैं, उसमें उसको ले जाए। हम पहले बात कर चुके हैं, ग्रुप थेरेपी काफ़ी यूजफुल होती है। हाँ, ये ध्यान रखना है, कुछ पर्सनैलिटी डिसऑर्डर्स ऐसे होते हैं उसमें ग्रुप थेरेपी नेगेटिवली काम करे, जैसे नार्सिसिस्टिक पर्सनैलिटी डिसऑर्डर। सभी नार्सिसिस्टिक इकट्ठे हो गए तो वहाँ तो कुछ नहीं हो सकता है, या सभी एंटी सोशल इकट्ठे हो गए तो वहाँ तो मारकाट मचनी मचनी है। सो दैट यू हैव टू सी कि किस पर्सनैलिटी डिसऑर्डर का ग्रुप थेरेपी हो सकता है, किसका नहीं हो सकता है। जैसे वो डिपेंडेंट वाला जो है, उसके साथ में एंटी सोशल वाला हो गया, तो वो तो बिल्कुल उसको एक्सप्लॉइट कर लेगा एंटी सोशल वाला डिपेंडेंट वाले को। ठीक है। तो ये भी एक है, लेकिन यू हैव टू सी विच वन इज व्हाट, तो नो फिक्स फॉर्मूला। सो ये भी अक्सर देखा गया है, जो पर्सनैलिटी डिसऑर्डर्स हैं दे ओवरलैप विद अदर साइकेट्रिक डिसऑर्डर्स, मतलब कोमॉर्बिडिटी जो अभी हमने बात करी थी कि और साइकेट्रिक डिसऑर्डर भी इनको हो सकते हैं। तो जो दूसरे साइकेट्रिक डिसऑर्डर है उनका भी ट्रीटमेंट होगा, पर्सनैलिटी डिसऑर्डर का अलग होगा, साइकेट्रिक डिसऑर्डर का अलग होगा। दैट इज ऑल्सो विच इज वी रिक्वायर टू सी। सो कोमॉर्बिडिटी जो है वो कई चीज़ों में हो सकती है, जैसे स्किज़ोफ्रेनिया में हो सकती है, डिप्रेसिव इलनेस हो सकता है, न्यूरोटिक डिसऑर्डर से एंजाइटी है, डिसोसिएटिव पर्सनैलिटी डिसऑर्डर है, फिर ओसीडी है ना। ओसीडी अलग है और ऑब्सेसिव कंपल्सिव पर्सनैलिटी अलग है, दोनों अलग अलग चीज़ें, ये ध्यान रखना। सो ये हो गया। देन कम्स हमारा बॉर्डरलाइन पर्सनैलिटी डिसऑर्डर, जो इस चैप्टर का मेन थीम था। तो ये बैकग्राउंड नॉलेज जरूरी थी, तभी ये बॉर्डरलाइन पर्सनैलिटी समझ में आएगा। सो जितने भी साइकेट्रिक पेशेंट्स होते हैं उसमें तकरीबन 15% जो होते हैं उनमें पर्सनैलिटी डिसऑर्डर होता है। ठीक है, कोई ना कोई पर्सनैलिटी डिसऑर्डर होता है। और जितने भी पर्सनैलिटी डिसऑर्डर्स होते हैं उसमें से आप ये कह सकते हो 50% जो है वो कोई ना कोई बॉर्डरलाइन पर्सनैलिटी डिसऑर्डर वाला होगा उसमें। ठीक है, ओवरऑल 15%, और उनमें से जो उन 15% में से 50% जो होंगे वो बॉर्डरलाइन वाले होंगे। तो इसको जो बॉर्डरलाइन पर्सनैलिटी को जो ऑफिशियली रिकॉग्नाइज किया गया था एज ए डायग्नोसिस 1980। तो 1980 से पहले यानी कि बॉर्डरलाइन पर्सनैलिटी डिसऑर्डर नहीं होता था। जैसा कि मैंने बताया, इसको जो है इट वाज बॉर्डरिंग बिटवीन न्यूरोसिस एंड साइकोसिस, इसलिए इसको नाम दिया गया बॉर्डरलाइन पर्सनैलिटी। उससे पहले या तो न्यूरोसिस बोलते थे या साइकोसिस बोलते थे, इन दोनों के बीच में तो बॉर्डरलाइन पर्सनैलिटी डिसऑर्डर हो गया। तो जनरल पॉपुलेशन में 3 to 5% लोग जो है उनमें बॉर्डरलाइन पर्सनैलिटी डिसऑर्डर होता है। तो जैसे इंडिया की अगर हम बात करें और 3 और 5 के बीच का हम 4% भी पकड़ें तो रफली 6 करोड़ लोग जो है बॉर्डरलाइन पर्सनैलिटी डिसऑर्डर के पेशेंट होंगे। देन अब इनमें क्या क्या प्रॉब्लम होगी। सो अब जो न्यूरोसिस अलग चीज होती है, साइकोसिस अलग चीज होती है, उनके सिम्टम्स भी है ऑलरेडी कवर्ड। न्यूरोसिस में आदमी को हमेशा जो है किसी न किसी चीज की चिंता रहती है, एक्सेसिव वरी रहती है, एंजाइटी रहती है। साइकोसिस में रियलिटी से टच नहीं रहता है। तो इन दोनों के बीच में ये चीज थी। तो इसको जो है
लेबल बॉर्डरलाइन पर्सनालिटी, बॉर्डरलाइन तो किया गया, लेकिन इसकी अगर हम देखें डेफिनेशन की बात करें तो डेफिनेशन जो है वो चेंज हो गई, लेबल मगर वही है। मतलब पहले हमें अगर समझ में नहीं आ रहा था कि न्यूरोसिस है कि साइकोसिस है, तो हम बॉर्डरलाइन पर्सनालिटी डिसऑर्डर कहते थे, यानी कि उसमें न्यूरोसिस के भी सिम्टम्स हो सकते थे और साइकोसिस के भी हो सकते थे। लेकिन अब जो हमने बात करी है बॉर्डरलाइन पर्सनालिटी डिसऑर्डर, जो हमने सिम्टम्स की बात की, आपसे न्यूरोसिस साइकोसिस की तो बात ही नहीं है। बॉर्डरलाइन में हमने जो सिम्टम्स अभी बात करें, अभी फिर से करेंगे और करेंगे, तो अब सिम्टम्स वो नहीं है न्यूरोसिस साइकोसिस के, लेकिन लेबल अभी भी वही चल रहा है, बॉर्डरलाइन पर्सनालिटी डिसऑर्डर का। ये पॉइंट है। पॉइंट अंडरस्टूड ना? द डायग्नोस्टिक क्राइटेरिया हैज चेंज बट द नेम रिमेन्स द सेम। सो अब जो है, जैसे कि पहली बात बॉर्डरलाइन पर्सनालिटी में क्या इम्पल्सिविटी होगी, तो ना तो न्यूरोसिस में इम्पल्सिविटी जो है हमने बात करी थी, ना साइकोसिस में की थी कि जरूरी है, लेकिन बॉर्डरलाइन पर्सनालिटी में तो ये मेन चीज है इम्पल्सिविटी। इनको बस जो ठीक लगेगा वो कर देंगे। सो और दूसरा जो मैं पहले बता चुका हूं कि एकदम खुशी, यूफोरिक मूड से एकदम जो है डिप्रेशन में चले जाएंगे कुछ ही घंटों के अंदर, तो ये भी है। और जो बॉर्डरलाइन पर्सनालिटी डिसऑर्डर वाले हैं उसमें वेरी हाई परसेंटेज 24 to 74% जो है मेजर डिप्रेशन होता है, और 4 to 20% बाइपोलर डिसऑर्डर, इतना ज़्यादा होता है। जबकि हमने न्यूरोसिस या साइकोसिस में ये नहीं पढ़ा था कि इतना ज़्यादा जो है होता है। ठीक है, तो यानी कि जो बॉर्डरलाइन पर्सनालिटी डिसऑर्डर है इसमें जो है डिप्रेशन और बाइपोलर डिसऑर्डर दोनों में से कुछ भी होना बड़ी नॉर्मल सी बात है। नाउ कम्स क्लिनिकल फीचर्स ऑफ बॉर्डरलाइन पर्सनालिटी डिसऑर्डर। तो इसमें जो पहला पॉइंट है यही एक तरह से इनकी थीम सी है, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये अक्सर देखने को मिलेगा बॉर्डरलाइन पर्सनालिटी डिसऑर्डर में, कि रियल और इमेजिन अबंडनमेंट का फियर। मतलब उनको या तो लग रहा होगा कि कोई उनको छोड़ के चला जाएगा या जा सकता है, या वास्तव में ऐसा होने वाला है, तो ये बहुत फ्रैंटिक एफर्ट्स करेंगे उसको अपनी जिंदगी में रखने के लिए, किसी भी हद तक जाने को राजी हो जाएंगे। ठीक है, सो ये एक बहुत की सिम्टम है बॉर्डरलाइन पर्सनालिटी। ये तो ना तो न्यूरोसिस में था ना साइकोसिस में था, है ना। अब देखो सिम्टम्स फर्क है, इसीलिए पहले बताया था द लेबल इज सेम बट द सिम्टम्स हैव चेंज्ड। सेकंड जो है इनका क्या है कि जो मैंने बताया था कि दे विल ऑल्टरनेट बिटवीन आइडियलाइजेशन एंड डिवैल्यूएशन ऑफ द पर्सन विद हुम दे आर हैविंग रिलेशनशिप। एकदम से उसको देवता या भगवान या देवी मान लेंगे और फिर एकदम से राक्षस और जान लेने को तैयार हो जाएंगे। सो ये भी न्यूरोसिस या साइकोसिस में जरूरी कंडीशन नहीं है। थर्ड जो है, इनकी अपने बारे में इमेज स्टेबल नहीं होगी, ये भी मैं बता चुका हूँ। कभी सोचेंगे ये बहुत कॉम्पिटेंट है, कुछ भी एस्टैब्लिश कर सकते हैं, और कभी कहेंगे यार मेरा तो कुछ फ्यूचर ही नहीं, मेरे बस का कुछ है ही नहीं। ये भी न्यूरोसिस या साइकोसिस में जरूरी नहीं होता है। अच्छा, अगली बात जो मैं बताने जा रहा हूँ ये ध्यान से सुनना, ये भी इंपॉर्टेंट है, एक बहुत की फीचर है ये बॉर्डरलाइन पर्सनैलिटी डिसऑर्डर का। वो क्या है, ये जो इम्पल्सिविटी की हमने बात की थी कि की फीचर है तो होना ही पड़ेगा, तो ये कम से कम दो एरिया में दिखाई देना चाहिए। इम्पल्सिव है इंडिविजुअल, कौन से दो एरिया, या तो स्पेंडिंग में, पैसा खर्च करने में, या सेक्स में, या फिर जो है सब्सटेंस में, अब्यूज में, और या फिर रेकलेस ड्राइविंग या बिंज ईटिंग में। तो ये जो 5 जो एरियाज हैं ये याद रखना कि इन 5 एरियाज में जब हम हिस्ट्री टेकिंग करते हैं तो अगर हमें जो है इम्पल्सिविटी दिखाई दे रही है, रेकलेसनेस दिखाई दे रही है कि पैसा बचाया तो था मकान बनाने के लिए, तो बस एक दिन मूड किया और जाके कोई कार उठा के ले आया, तो ये रेकलेस स्पेंडिंग है। या जुआ खेल के हार गया, या लॉटरी सट्टे में लगा दिया, तो इस टाइप की इम्पल्सिव स्पेंडिंग हो सकती है। दूसरा सेक्स, सेक्स में इम्पल्सिविटी कैसे है कि जैसे अननोन पर्सन के साथ में सेक्सुअल रिलेशनशिप बनाना, या वन नाइट स्टैंड काफ़ी सारे होना, वंस इन ए वाइल मे बी, बट रेगुलर बेसिस पे या काफ़ी बार जो है वन नाइट स्टैंड्स हुए हैं, या अननोन पर्सन के साथ में अनप्रोटेक्टेड सेक्स करना,
ये सब जो है इम्पल्सिविटी सेक्सुअल बिहेवियर में दिखाएगा। सब्सटेंस अब्यूज, यू नो कि कोई भी सब्सटेंस है, पता नहीं उसका क्या इम्पैक्ट होगा, लेकिन उसको बहुत हैवी क्वांटिटी में ले लेगा, या पता भी है कि मेरे को सूट नहीं करता है, ये फिर भी ले लेगा। इस तरह से इम्पल्सिविटी। फिर रेकलेस ड्राइविंग, सो यू अंडरस्टैंड, बहुत स्पीड से चलाएंगे। मतलब अगर कोई चला रहा है गाड़ी बॉर्डरलाइन पर्सनालिटी डिसऑर्डर वाला, तो उसके साथ में बैठ के यू विल नॉट फील सेफ, गारंटेड। तो ये भी हो सकता है। और लास्टली बट नॉट द लीस्ट, बिंज ईटिंग, है ना, बस खाया तो बस खाते ही चले गए, खाते ही चले गए, कोई कंट्रोल नहीं। सो ये 5 जो एरिया है, इसमें से किसी भी 2 एरिया में, एनी 2 एटलीस्ट, हो सकता है कि वो 5वें एरिया में भी रेकलेस हो, लेकिन 2 में तो होना ही पड़ेगा, तभी ये सिम्टम मैच करेगा। फिर अगला जो है रिकरेंट सुसाइडल बिहेवियर। रिकरेंट वर्ड यूज किया, रिकरेंट, बार बार कर रहा होगा। रिकरेंट सुसाइडल बिहेवियर, जेस्चर और थ्रेट्स ना, या तो जेस्चर्स भी हो सकते हैं कि मैं रस्सी लेके आ गया हूँ और मुझे सुसाइड करना है, ठीक है, या जवानी बोल रहा है अब तो मेरे को मरना ही पड़ेगा, जो है ये चीज हो गई है, वो मुझे छोड़ के चला गया है, चली गई है, अब तो मैं जान दे दूंगा, जैसे थ्रेट्स हो गए। यह सेल्फ म्यूटिलेटिंग बिहेवियर, मतलब अपने आप को ही सेल्फ इंजरी कर रहे होंगे, और नॉर्मली ऐसी जगह पे वो कर रहे होंगे कि वो एक्सटर्नली दिखाई नहीं देगा, जैसे थाइस पे कर रहे होंगे या अपने शोल्डर्स पे करेंगे, जो कि छुपी रहती ना चीजें। कभी कभी जो है रिस्ट वगैरह पे भी दिखाई दे सकता है कि अगर उसने सुसाइड अटेम्प्ट किया हो, दैट इज ऑल्सो देयर। तो जो पेशेंट को जब देखते हैं तो उनके हाथ जितने भी दिखाई दे रहे हैं, उसमें कट्स वगैरह भी नोटिस करने चाहिए, वो भी जो है पता चलता है। फिर अब इनमें जो है क्योंकि इनका मूड हमेशा इधर से उधर, उधर से इधर होता रहता है, कभी जो है डिस्फोरिया होगा, डिस्फोरिया मतलब कुछ अच्छा नहीं लग रहा है, कभी इरिटेबिलिटी, कभी एंग्जाइटी, तो अफेक्टिव इंस्टेबिलिटी होगी, जो इनका इमोशंस है वो स्टेबल नहीं होगा। सो कुछ घंटे से लेके कुछ दिन तक ये कहीं पे भी होगा। तो ये भी एक की फीचर है, जो कि न्यूरोसिस और साइकोसिस में ज़रूरी नहीं था कि मूड जो है चेंज होना चाहिए। फिर क्रॉनिक फीलिंग ऑफ एम्प्टीनेस, इनको हमेशा अपने जीवन में खालीपन सा लगेगा, इनको हमेशा ना, इसीलिए खालीपन को खत्म करने के लिए ये अपने रेकलेस बिहेवियर कर रहे होते हैं, इनको स्टिमुलेशन मिल रहा होता है उससे ना, एड्रेनलिन जो है सिक्रीट होता है रिस्की बिहेवियर से, तो वो जो है इस एम्प्टीनेस की फीलिंग में उनको राहत पहुंचा रहा होता है। फिर जो गुस्सा तो सभी को आता है, तो कोई बड़ी बात नहीं है, तो लेकिन इनका गुस्सा कैसा होगा, इनअप्रोप्रिएट एंड इंटेंस, और डिफिकल्टी कंट्रोलिंग एंगर, ये तीनों चीजें हैं। इनअप्रोप्रिएट मतलब ऐसा गुस्सा नहीं करना चाहिए था, जैसे ठीक है आपको डांटना था डांट देते, लेकिन गाली नहीं देनी चाहिए, तो ये इनअप्रोप्रिएट हो गया। और इंटेंस मतलब ठीक है डांट देना था, ठीक है, लेकिन इतना ज़्यादा डांटने की जरूरत नहीं थी, इतनी बड़ी बात नहीं थी। और तीसरा डिफिकल्टी कंट्रोलिंग एंगर, कई बार होता है जैसे माँ बाप अक्सर करते हैं, बच्चा जो है पब्लिकली कुछ बात कर रहा है तो उस टाइम नहीं डांटेंगे, घर चल के फिर उसको डांटेंगे, तो एक एंगर कंट्रोल हुआ ना, यह सिचुएशन ठीक नहीं है, अभी एंगर करना ठीक नहीं है, तो ऐसे ये कंट्रोल नहीं कर पाएंगे। सो दे विल कॉन्स्टेंटली डिस्प्ले टेम्पर, एंगर, और इनकी फिजिकल फाइट्स भी होती रहेंगी अक्सर। फिजिकल फाइट बोला है मैंने, खाली वर्बल फाइट नहीं बोला, मारपीट भी इनकी दिखेगा कि हाँ हो रही है। फिर जो इनके जो है स्ट्रेस की वजह से ट्रांजिएंट पैरानॉइड आइडिएशंस होंगे। ट्रांजिएंट मतलब आए और गए, पैरानॉइड आइडिएशन मतलब कि जैसे कोई इनके पीछे पड़ा है या इनका नुकसान कर रहा है या दुश्मन है, या सीवियर डिसोसिएटिव सिम्टम्स भी हो सकते हैं, ये उनको समझ में नहीं आ रहा है कि रियल है या इमेजिनरी है, या दे आर एक्सपीरियंसिंग आउटसाइड द बॉडी, नहीं वो नहीं, इनको रियलिटी का कभी कभी कंफ्यूजन हो सकता है, डिसोसिएट हो सकते हैं। जैसे हमने पढ़ा था ना डिसोसिएटिव फूगू पढ़ा था, तो वो हो सकता है। तो ये जो ऊपर हमने बात करी इतने सिम्टम्स, इसमें 6 या मोर देन 6 सिम्टम्स होने चाहिए, 9 हमने बात करी है, इसमें 6
और मोर देन 6 जो है वो होना चाहिए। तो अब इनको जो है कई तरह की फिजिकल इलनेस या मेंटल इलनेस या सब्सटेंस मिसयूज की वजह से प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। तो इनका जो है जो हमने बताया कि और भी तरह के सिम्टम्स हो सकते हैं, लेकिन की यही है, फियर ऑफ अबैंडनमेंट, अनस्टेबल पर्सनल रिलेशनशिप, इम्पल्सिविटी, थ्रेट्स ऑफ सेल्फ डिस्ट्रक्टिव बिहेवियर, क्रॉनिक रेज ऑफ कॉग्निटिव डिस्टॉर्शन, है ना। और जो इनकी इम्पल्सिविटी है वो निगेटिव वे में ही रिफ्लेक्ट होती है। इम्पल्सिविटी पॉजिटिव भी तो हो सकती है, जैसे मुझे भाई किसी की हेल्प करने का मन किया, मैंने हेल्प कर दी, मुझसे रुका नहीं गया। मैं खाना खाने जा रहा था, लेकिन देखा एक कोई भिखारी आया तो मैंने फिर अपना खाना उसको दे दिया, हालांकि मुझे भूख लगी थी। तो इस टाइप की नहीं होगी, निगेटिव वाली होगी। ठीक है। और एक और चीज़ है जो इनिशियली ये बड़ी तेजी से लोगों के क्लोज में आ सकते हैं, जो बॉर्डरलाइन पर्सनालिटी डिसऑर्डर है। एंड इनिशियली दे माइट अपीयर टू बी वेरी ब्राइट, इंटेलिजेंट, वार्म, फ्रेंडली एंड कॉम्पिटेंट। बाकी चीज़ें तो बाद में खुल के आती है ना कि और क्या कर रहे हैं। तो ये एक चीज़ हो सकती है, तो इसीलिए इनके रिलेशन बड़े इजीली इनिशियली बन जाएंगे, लेकिन वो स्टेबल नहीं रहेंगे। और जो बॉर्डरलाइन पर्सनालिटी डिसऑर्डर वालों को अगर डिप्रेशन हुआ तो उसमें जो है सुसाइडल अटेम्प्ट्स हो सकते हैं। अब बात करें इसकी कॉज जो है बॉर्डरलाइन पर्सनालिटी डिसऑर्डर क्या हो सकते हैं, तो वही जो हम बात कर सकते हैं, कॉम्बिनेशन ऑफ बायोलॉजिकल वल्नरेबिलिटी, वेज ऑफ थिंकिंग एंड सोशल स्ट्रेसेस। जीन्स है, या नर्वस सिस्टम कैसा है ना, या ब्रेन का स्ट्रक्चर कैसा है, उसका थॉट प्रोसेस कैसा है, सोशली कितना स्ट्रेस है, ये सब के कॉम्बिनेशन से हो सकता है। वो मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ कि इंडिविजुअल का जो है बचपन में अगर एक्सप्लॉयटेशन हुआ है, अब्यूज़ हुआ है, जीन्स हैं, एनवायरनमेंट है, तो हो जाएगा। सो आइडेंटिकल जेनेटिक ऐसा है कि आइडेंटिकल ट्विंस में 35% केसेस में पाया गया, एक को है तो दूसरे को भी है। आइडेंटिकल ट्विंस मतलब मोनोजाइगोटिक ट्विंस। ठीक है। और जो मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ कि स्टडीज में जो है स्ट्रॉन्ग कोरिलेशन दिखाया गया है बिटवीन चाइल्ड अब्यूज, स्पेशली अगर सेक्सुअल अब्यूज हुआ बच्चे का, और डेवलपमेंट ऑफ बॉर्डरलाइन पर्सनालिटी डिसऑर्डर। मतलब अगर बॉर्डरलाइन पर्सनालिटी केस वाले हम देखें तो उसमें काफ़ी संख्या में हमको मिलेंगे कि बचपन में उनका सेक्सुअल अब्यूज हुआ है। ठीक है। तो और ये जो बॉर्डरलाइन पर्सनालिटी डिसऑर्डर के हम जितने भी देखेंगे केसेस, तो उसमें ये बड़ा नॉर्मल सा है कि वो बताएंगे कि मेरी हिस्ट्री में जो है या तो सेक्सुअल अब्यूज़ हुआ, या वर्बल अब्यूज़ हुआ, या इमोशनल अब्यूज़ हुआ, या फिजिकल अब्यूज़ हुआ बाय केयर गिवर ऑफ आइदर जेंडर, मदर फादर, किसी से भी हो सकता है। ठीक है। मदर फादर या कोई भी केयर गिवर किसी भी जेंडर का, मतलब इसमें जेंडर इंपॉर्टेंट नहीं कि कौन करेगा तब होगा, किसी भी जेंडर का केयर गिवर अगर अब्यूज़ करेगा तो ये है। तो जैसे हमने पढ़ा था कि इसमें इनको जो है फियर ऑफ अबैंडनमेंट बहुत ज़्यादा होता है। तो अगर बचपन में जो है पेरेंट जो है विड्रॉ रहे हैं बच्चे से, तो उसको कभी वो सिक्योरिटी फील ही नहीं हुई बचपन में, तो उसको लगेगा हमेशा कि मुझे कोई अबंडन ना कर दे। ये भी एक फैक्टर है। फिर वेरियस एनवायरमेंटल फैक्टर जो हैं वो कंट्रीब्यूट करेंगे, इंक्लूडिंग फैमिली एनवायरनमेंट, है ना। जैसे अगर हमेशा घर में झगड़े होते हैं, या नोबडी केयर्स फॉर नोबडी, तो उसको कभी महसूस ही नहीं हुआ कि कोई क्लोज रिलेशनशिप उसका है, तो इस तरह से वो भी चांसेस बढ़ता है। तो और उनमें भी देखा गया है बॉर्डरलाइन पर्सनालिटी डिसऑर्डर जिनमें रैपिडली जो है सोशियो कल्चरल चेंजेस आए हैं, यानी कि कोई एक कल्चर से दूसरे कल्चर में गए, माइग्रेट करके गए, तो उनमें भी काफ़ी देखे गए हैं। तो ये भी है। अब ट्रीटमेंट की बात करें बॉर्डरलाइन पर्सनालिटी डिसऑर्डर की, तो अगर 10 साल के बाद तक भी जो है 86% केसेस में
रेमिशन देखा गया है। रेमिशन मतलब फिर से हो जाना, ठीक है। अब ये जो है जितने भी पर्सनैलिटी डिसऑर्डर हैं इनका कोई परमानेंट क्योर नहीं है, इसमें खाली सिम्टम्स मैनेज किए जा सकते हैं, बट दे कैन नॉट बी क्योर्ड, ये ध्यान रखना। जितने भी पर्सनैलिटी डिसऑर्डर हैं इंक्लूडिंग बॉर्डरलाइन पर्सनैलिटी डिसऑर्डर, दे आर एंड्योरिंग इन नेचर, लंबे समय तक रहने वाले हैं। तो एक डायलेक्टिकल बिहेवियर थेरेपी होती है, इसे शॉर्ट में डीबीटी कहती है, वो बॉर्डरलाइन पर्सनैलिटी डिसऑर्डर के केस में दी जाती है स्पेसिफिकली। सो दैट इज अनदर थिंग। तो ये पिछले 15 साल का नया डेवलपमेंट है। तो डीबीटी यानी डायबोलिकल बिहेवियर थेरेपी, इसमें जो है 4 चीज़ों पे फोकस किया था। माइंडफुलनेस, कि क्या हो रहा है, क्या होने वाला है, उस पर हम फोकस करें। डिस्ट्रेस टॉलरेंस, परेशानी आएंगे उसको टॉलरेट करना सीखो। इमोशनल रेगुलेशन, इमोशंस तो सभी तरह के आएंगे, उनको रेगुलेट करना सीखना है। एंड इंटरपर्सनल इफेक्टिवनेस, ये 4 जो है फैक्टर्स पे फोकस किया था डायबोलिकल बिहेवियर थेरेपी में इन बॉर्डरलाइन पर्सनैलिटी डिसऑर्डर। ये एक की जो है थेरेपी है इन द केस ऑफ बॉर्डरलाइन पर्सनैलिटी। तो इंटरपर्सनल साइकोथेरेपी हो गई, साइको एनालिटिक थेरेपी भी होती है। लेकिन साइको एनालिटिक थेरेपी में यहाँ पे जो है जो तब सक्सेसफुल होगी अगर थेरेपिस्ट जो है थोड़ा वोकल हो मतलब थोड़ा ज़्यादा बोले कंपेयर टू अदर साइको एनालिटिक थेरेपी। नॉर्मली साइको एनालिटिक थेरेपी में फ्री एसोसिएशन होता है, उसमें थेरेपिस्ट जो है मिनिमल बोल रहा होता है, 97% ऑफ टाइम, 98% ऑफ टाइम जो है पेशेंट बोल रहा होता है। लेकिन इसमें जो है थोड़ा ज़्यादा इन्वॉल्वमेंट होना पड़ेगा थेरेपिस्ट का इन द केस ऑफ बॉर्डरलाइन पर्सनैलिटी डिसऑर्डर। फिर जो फार्माकोलॉजिकल ट्रीटमेंट भी जैसे प्रिस्क्राइब करे डॉक्टर, वो भी है। अब प्रोग्नोसिस मतलब फ्यूचर की बात, वो मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ कि कोई सिम्टम हट जाना और क्योर होना दो अलग बात है। जैसे 10 साल के बाद भी रेमिशन हो जाता है, अभी सिम्टम बिल्कुल नहीं है, ख़त्म हो गया, हम सोचेंगे क्योर हो गया, ऐसा नहीं है, 10 साल के बाद भी हो सकता है। सो क्योर यू शुड नॉट एक्सपेक्ट, बट जो उसके सिम्टम्स हैं वो डिमिनिश हो जाते हैं। तो अब ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम उनका कैसा रहेगा, तो ये बहुत चीज़ों पर डिपेंड करेगा। जैसे कि उनका एनवायरनमेंट कैसा रहा, वो उनको कंपनी कैसी रही, उनकी लाइफ के एक्सपीरियंसेस कैसे रहे, ये सब चीज़ों पे डिपेंड करेगा। डिप्रेशन उनको हुआ कि नहीं हुआ, कोई और इमोशनल ट्रॉमा उनको आया कि नहीं आया, कंसेंशियसनेस उनमें कितनी है, तो ये सब जो है चीज़ें डिसाइड करेंगे कि उनको रिलैप्स होगा या नहीं होगा। ठीक है, विद दिस आई थिंक वी हैव कम टू द एंड। हाँ, ये तो हो ही गया है। यस, वी हैव कम टू द एंड। सो अगर कोई क्वेश्चन है यू कैन आस्क। Yes, we have finished, ended the chapter. So I'll stop the recording.